हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। साथियों, आस्क डॉट क्लासेस में आज हम सीसेट 2024 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स पार्ट के ये क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, पी क्यू आर ये वस्तुएं हमारे पास दे रखी हैं, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर हमारे पास है 50 रुपीज़। तीनों का जो प्राइस है वो 50 रुपये है। क्यू की कीमत 16 रुपये है जो न्यूनतम है, मतलब क्यू का जो प्राइस हमारे पास है वो कितना है, 16 रुपये है और ये सबसे कम है। तो हमारे पास प्रश्न दे रखा है वस्तु P की कीमत क्या होगी, ये हमने बताना है। P की कीमत हमारे पास क्या रहेगी इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला हमारे पास जो कथन दे रखा है, P की कीमत जो है R की कीमत से अधिक नहीं है, इसका मतलब P क्या होगा, R से क्या होगा, छोटा होगा। सेकंड कथन हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, R की कीमत P की कीमत से अधिक नहीं है, इसका मतलब R क्या है, छोटा है किससे, P से। साथियों, जब भी कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है जैसे A इज ग्रेटर देन B और दूसरी कंडीशन में क्या होता है B इज ग्रेटर देन A, तो साथियों यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है, इक्वलिटी होल्ड करती है। इट मीन्स यहाँ पे P की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अगर हम R के इक्वल ले रहे हैं तो इसको X मान लेते हैं और यहाँ पे जैसे हम ऊपर वाली स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 50 और 2x मेरे पास आ जाएगा 34 और x आ जाएगा मेरे पास 17। हम यहाँ से P की वैल्यूज बता सकते हैं। P और R की वैल्यूज जो है हमारे पास बराबर आएगी, दैट इज 17। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। तो नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। अकेले तो नहीं दिया जा सकता, पहला गलत है। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया, ये भी गलत है। सी देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, सही बात है। किंतु अकेले किसी, सही, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे में देखते हैं हम, क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस एक्स और y के अद्वितीय मान। अद्वितीय मान का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यूनिक वैल्यूज के लिए यहाँ x और y भिन्न घन पूर्णांक संख्या है। पहला कथन जो मेरे पास स्टेटमेंट दे रखी है, x अपॉन वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए ये। ठीक है, दूसरी मेरे पास स्टेटमेंट दे रखी है, x और y का जो प्रोडक्ट है वो 12 होना चाहिए। आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। साथियों, सेकंड स्टेटमेंट से मेरे पास क्या मिलेगा, पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। 12 कैसे बनता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 छक्के 12 और 3 चौके 12 और 1 12 एकम 12। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर पेयर मेरे पास बनेंगे सेकंड स्टेटमेंट से, और इन ऑर्डर पेयर में से कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है तो वो पता चलेगा मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर मैं पहले वाली स्टेटमेंट को देखूं, सेकंड स्टेटमेंट को देखूं, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 हमारे पास देखें तो 4 बड़ी वैल्यूज है, 4 बाई x की वैल्यू मैं 4 लेता हूं और y की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, तो ये मेरे पास ऑड नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखूं तो 6/2 हमारे पास आता है, 3 होता है, ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑड रहेगा। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाली कंडीशन देखें तो 12/1 ये मेरे पास इवन रहता है, फर्स्ट वाली कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, 2 और 6 हमारे पास है। ठीक है, तो x बड़ा होना चाहिए, तो x बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यूज हमारे पास 6 होगी और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो देखते हैं हमारे पास कथनों में क्या क्या दे रखा है ऑप्शंस में। यहाँ पे अगर हम देखें, पहले वाला ऑप्शन जो हमारे पास है, दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है। कोई मतलब ही नहीं है कि अकेले दोनों स्टेटमेंट हमें साथ साथ में चाहिए। ठीक है, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन से दिया जा सकता है, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं दिया है, सही बात है। हमारे पास क्या, सी इज द राइट आंसर। सी क्यों राइट आंसर है, क्योंकि दोनों कथनों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा अगर आपने यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास सोल्यूशन क्या है, 2 6 3 4 12 1, पर वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा है, दैट इज 2 6। वो कहां से पता चला, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से
पता चला। साथियों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमारे पास है यदि एक कक्षा में औसत अंक 60 हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या। तो अगर हम देखें जो औसत है अंकों की वो कितनी है, आपके पास एवरेज जो है मेरे पास 60 दे रखी है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, एन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि कक्षा में अधिकतम अंक जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे पास वो 70 है, और न्यूनतम अंक 50 हैं, और मिनिमम मार्क्स जो हैं 50 हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहता है कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब अगर मैं क्या करूं, मैक्सिमम मार्क्स को भी छोड़ दूं और मिनिमम मार्क्स को भी मैं हटा दूं तो औसत जो है मतलब एवरेज जो है वो क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5, 10, 15 और 20 और 25 मेरे पास ये 5 अंक जो डेटा मेरे पास दे रखा है, 5 टोटल संख्याएं जो है 5 हैं, ये इनकी एवरेज क्या है, 15 है। ठीक है, आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं पहले वाले और दूसरे वाले को भी हटा दूं तब भी एवरेज क्या रहेगी, 15 रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, तो पर मेरा यूज क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या यूज है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स मेरे पास दे रखे हैं तो वो रेंज बताएंगे मेरे पास कि ठीक है, तो क्या रेंज होगी, तो रेंज से मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं पहले मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स को हटा भी दूं तो तब भी जो एवरेज रहेगी वही रहेगी, तो फिर मेरे को यहाँ से क्या पता चलेगा, क्या मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सा सही बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट को, दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। ठीक है, नो मैटर, यहाँ पे तो ना तो पहले से मिलेगा ना तो दूसरे से मिलेगा आंसर। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर, ये भी गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग, आंसर तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ से पहली बात तो यही है, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, तो डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 68 साथियों मेरे पास क्वेश्चन है कि क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है। आपने बताना है क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है, ये हमारे पास मतलब इंटीजर है, ये आपने बताना है। ठीक है, मेरे पास पहली स्टेटमेंट है 2x प्लस वाई हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट x प्लस 2y मेरे पास इंटीजर है। साथियों दो इंटीजर है, दोनों का सम क्या होगा, इंटीजर होगा। पहला भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तो दोनों को मिला देंगे तो वो भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों स्टेटमेंट का मैं प्रयोग कर रहा हूं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, 3x जमा 3y। साथियों 3 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई। अब देखते हैं, अब मेरे को तो किसके बारे में बताना है, x प्लस वाई के बारे में बताना है। तो x प्लस वाई क्या हो सकता है, देखो साथियों x प्लस वाई अगर तो इंटीजर है तो ये इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अगर तो x प्लस वाई दोनों का सम इंटीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 आता है तो ये तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। हम यही बोल रहे हैं ना कि दो इंटीजर है, दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। पर x प्लस वाई क्या जरूरी है कि इंटीजर होगा तभी इंटीजर होगा, नो। अगर हमारे पास दोनों का सम अगर 1/3 आता है, 1/3 का मतलब क्यों 3 लिख रहा हूं मैं नीचे, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 1/3, 2/3, 5/3, 7/3 ऐसा सम आता है कहीं पे भी, ऐसे मतलब x प्लस वाई का सम अगर इस तरह की फॉर्म में आता है, नॉन इंटीजर की फॉर्म में आता है, तो तब भी ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या x प्लस वाई पूर्णांक है, दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग करते भी अगर मैं दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा हूं तो आंसर तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तब भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कौन से हमारे पास, अब देखो पहली स्टेटमेंट से क्या आंसर मिल जाएगा, यस, क्योंकि अब मेरे को आइडिया पता चल गया है कि x की वैल्यूज क्या लूं, y की वैल्यूज क्या लूं। x की वैल्यूज देखो मैं 1/3 लेता हूं, ठीक है, और y की वैल्यू मैं 1/3 लेता हूं, तो क्या होगा 2 × 1/3 पहली वाली स्टेटमेंट में प्लस 1/3, तो ये क्या आएगा 3/3 1। ठीक है, पर यहां पे 1/3 प्लस 1/3 क्या है, यहां पे 2/3, तो ये तो इंटीजर नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब देख लेते हैं। बाकी तो दोनों कथन ये एक जैसे ही रिवर्स दे रखे हैं। अब देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। डी सबसे पहले देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता, तो ये तो रॉन्ग है। डी से दोनों कथनों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरे पास तो सोल्यूशन आ ही गया कि x प्लस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। फॉर इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू के लिए भी इंटीजर होगा, फॉर जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए भी क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह की वैल्यूज के लिए भी। तो आंसर तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का तो मेन क्वेश्चन है कि x प्लस वाई क्या इंटीजर होगा, नो, सीधा सा आंसर। मतलब आंसर तो मिल ही गया मेरे पास कि जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो। ठीक है, अगला देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इस वाले पार्ट में मेरे को डाउट लग रहा है कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, सही बात है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। अकेले भी हम दे सकते हैं पहले वाले कथन का प्रयोग करके, अगर हमें वैल्यूज पता हो, जैसे 1/3 x लूं मैं, y भी 1/3 लूं, तो x प्लस वाई हमारे पास नॉन इंटीजर होगा। ठीक है, नॉन इंटीजर होगा तब भी आंसर आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, सही बात है, अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथन का, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो साथियों मेरे पास इसका जो सही आंसर जो बन रहा है, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है? मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी बनना चाहिए। और ये किस तरह से बन रहा है वो मैंने आपको बताया। अगर मैंने पहली और दोनों स्टेटमेंट का यूज करूं तो मैं इसका आंसर दे सकता हूं। ठीक है, और मैं अकेले भी इन स्टेटमेंट का आंसर दे सकता हूं। बस मेरे को पता होना चाहिए कि मैं x की क्या वैल्यूज लूं, ठीक है, और y की क्या वैल्यूज लूं। और वैल्यूज मैंने आपको बताया, ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे 1/3, 2/3, 5/3, इनमें से मैं दोनों को कोई भी वैल्यूज ले सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बारे में बता सकता हूं। तो मेरे हिसाब से साथियों बी इज द राइट आंसर। आपके हिसाब से क्या है जरूर मेरे को बताएं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है साथियों, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है यहाँ पे 59, और ये 59th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्रश्न मेरे पास दे रखा है m और n के मान क्या है। यहाँ पे m और n क्या है, घन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मेरे पास पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है m प्लस n ग्रेटर देन mn, एंड m क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट जो मेरे पास है m और n का गुणनफल, ठीक है, m इंटू n किसके बराबर है, गुणनफल 24 है। तो साथ ही पहले भी किया हमने ये क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट से मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। 24 बनेगा मेरे पास 12 दूने 24, ठीक है, 6 चौके 24, फिर हमारे पास 8 तिया 24 और 24 एकम 24। पॉसिबल ऑर्डर पेयर मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट से मिलेंगे। ठीक है, मेरे को कौन सा ऑर्डर पेयर, कौन सी पॉसिबल मतलब कौन सी वैल्यूज आएगी m और n की, वो मेरे को पता चलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। साथियों अगर मैं 12 और 2 की बात करता हूं तो दोनों का सम मेरे पास 14 है, पर 14 जो है 24 से बड़ा नहीं होगा, तो पहला तो होगा ही नहीं। सेकंड देखें, 6 4 10, 10 24 से बड़ा नहीं होगा। 8 3 11, 24 से बड़ा नहीं होगा। 24 और 1 25 जो है 24 से बड़ा होगा। तो मेरे पास सही वैल्यूज क्या आ रही है, 24 और 25। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट का मैंने यूज किया है। तो साथियों इस केस के लिए तो सीधी सी बात है, दोनों स्टेटमेंट का मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो दोनों में से अकेले, पहला पार्ट तो गलत ही होगा, अकेले का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न नंबर इसका सेकंड बी पार्ट देखें, अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके, नो, अकेले का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सेकंड से मेरे पास ऑर्डर पेयर आएंगे, और फर्स्ट से मेरे को पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर पेयर सही है। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग, सी इज द राइट आंसर। यहीं पे खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके, ये तो गलती है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सीक्वेंस मेरे पास ये दे रखी है, मिसिंग नंबर आपने बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। ये मेरे पास 3 14 39 84 और स्टार, ये मिसिंग नंबर आपने बताना है। 258 लास्ट में है। साथियों 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 एकम 3, 14 को लिख सकता हूं, 2 7 14 और 39 को लिख सकता हूं,
13 3 39 और 84 को लिख सकता हूँ 21 चौका 84, ठीक है। तो नेचुरली नेक्स्ट जो नंबर होगा पहला वो 5 होगा, उसके साथ कौन सा नंबर होगा ये हमने देखना है। साथियों 3 और 7 को डिफरेंस करूं तो यहाँ पे आता है 4, 7 और 13 का डिफरेंस करूं तो यहाँ पे आता है 6, और 13 और 21 का डिफरेंस करूं तो 8। तो नेचुरली आगे जो डिफरेंस बनेगा वो 10 बनेगा। 10 में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 21 जोड़ने पड़ेंगे और ये बन जाएगा 31 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 155। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास है बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, यहाँ पे 73 है। हमारे पास P और Q में से प्रत्येक की आयु 100 वर्ष से कम और 10 से ज्यादा, ठीक है। P और Q जो है 100 से कम होनी चाहिए और 10 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए आयु, ठीक है। P की आयु के अंकों का विनिमय मतलब इंटरचेंज कर दे तो Q की आयु हमें मिलेगी। तो P की आयु नेचुरली है 10x + y। Q की आयु नेचुरली हमारे पास क्या बनेगी, Q की आयु हमारे पास बन जाएगी 10y + x बन जाएगी यहाँ पे। तो आगे देखते हैं साथियों हमारे पास क्या बनता है। फर्स्ट जो कंडीशन हमारे पास है, P की आयु Q की आयु, अच्छा प्रश्न जो है Q उनकी आयु का अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो सकता है, या तो P - Q हो सकता है या Q - P हो सकता है। पर देखते हैं P की आयु Q की आयु से बड़ी है, मतलब इसका मतलब तो सेकंड वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो P - Q आपने निकालना है, ठीक है। अगर P - Q निकालना है, इन दोनों को देखें तो इट मीन्स X क्या होगा, बड़ा होगा। यहां से ये सीधा पता चल जाता है, ठीक है। अगर P बड़ा है तो इट मीन्स X क्या होगा, बड़ा होगा Y से। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, उनकी आयु का योगफल और उनकी आयु के अंतर का। तो योगफल जो हो जाएगा, दोनों की आयु का योगफल हमारे पास 11 of x + y, और ये कितना होगा 11/6 होगा। उनके अंतर का अंतर हमारे पास हो जाएगा दैट इज 9 × x - y। 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ 3 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 2x + 2y, और ये आ जाएगा 3x - 3y। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x = 5/, दैट इज यहाँ से x/y देखें तो 5/1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन से तो हमें पता चली गया कि x कितना होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन से हमें पता चली गया कि x की वैल्यू जो है y की वैल्यू का 5 गुना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही इसमें फिट बैठता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नों का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता है। दोनों प्रश्नों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है आंसर, ठीक है। तो ये डी तो गलत ही है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं सी क्या है हमारे पास, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है। सही बात है, दोनों कथनों का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। तो सिंगल अगर हम देखें, किसी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो जैसे ये वाली हमारे पास जो कंडीशन है, जैसे x > y, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि x जो है बड़ा है y से, तो P - Q निकालना है। पर इसकी वैल्यूज क्या आएगी, जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज हमें पता चल गई है, y की वैल्यूज हमें पता चल गई है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगी इसके बारे में हम बता सकते हैं। अगला देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। और मेरे पास ए जो है, प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो ए तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। ए और डी तो सीधे निकल गए, इनमें से तो कोई यहाँ पे नहीं, ए और डी में से तो कोई नहीं है। बी और सी में से कोई हमारे पास एक आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है। अकेले जैसे फर्स्ट वाला पार्ट जो मैं देखूं x > y, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। इससे तो ये तो पता चल जाएगा कि P - Q आएगा, पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा हमारे पास। तो जब भी हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 of x - y की टर्म में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो मेरे पास बन रहा है साथियों, तो मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर सी आना चाहिए। दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है साथियों मेरे हिसाब से सी है। आपके हिसाब से क्या होगा आप मेरे को जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।